शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, देखो बेटा, आज के लेक्चर में हम लोगों को जो टॉपिक करना है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड। वो लेकर आओ, स्टाइलिस लेकर आओ, जाओ। कहाँ रखा है? बैठो बैठो। चलो भाई, आज का टॉपिक डालो। टॉपिक है टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, देखो भाई, जब हम एक्टिव इलेक्ट्रोड का करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, उसके लिए हम लोग जो एग्जांपल चूज करेंगे वो लिख लो, एक्वस कॉपर सल्फेट। एग्जांपल लिखो, जिस एग्जांपल से हम समझने वाले हैं, एग्जांपल लिखो एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या ले रहे हैं? सिंस हमने कॉपर सल्फेट लिया है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे हम कॉपर का, विथ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके साथ क्या ले रहे हैं हम? कॉपर का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी रिएक्शंस हमने देखी हुई हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन की है ना एक्वस वाले की? अरे बोलो, लास्ट क्लास में करी थी ना। तो फिर से वही सारी चीजें एक बार देख लेंगे। इस तरीके से एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, और कंटेनर में क्या कर लेते हैं? कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बना लो और इलेक्ट्रोड लगा दो कॉपर के ही। इलेक्ट्रोड लगा दो कॉपर के ही। ठीक है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दे दो, दैट इज कैथोड, और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दे दो, वो है एनोड। ठीक है, ओके। यहां पर हमने रखा कॉपर सल्फेट, मतलब CuSO4 है बेटा ये। कॉपर +2 और SO4 2-, और साथ में क्या है? साथ में वाटर प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, ओके। तो कैथोड कैथोड की रिएक्शन में यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा कुछ याद नहीं करना हमें हमें सारी पॉसिबल रिएक्शंस देखनी, याद कुछ नहीं करना है। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन होता है तो हमारे पास एक आयन है कॉपर+2। कॉपर+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बना सकता है, और इसका एसआरपी होता है +0.34 वोल्ट। और जो दूसरी रिएक्शन है वो वाटर की है, 2H2O +2 इलेक्ट्रॉन। इससे क्या हो जाएगा? इससे H2 गैस रिलीज होगी और साथ में 2OH- बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? -0.83। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसमें इसका एसआरपी जो है, इसकी वैल्यू हाई है। इसकी वैल्यू हाई है मतलब ये वाली रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन होगी, लेकिन ये जो सेकंड वाली रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। कैथोड पर क्या होगा? जल्दी बताओ। कैथोड पर कॉपर ही डिपॉजिट होगा। ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है जैसा हमने पिछली बार किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं एनोड पर। एनोड की रिएक्शंस भी आपके सामने है ना। एनोड की रिएक्शंस भी मैंने करवाई हैं कॉपी में, आप एक बार उसको देख सकते हो बेटा। ओके, तो एनोड में हमने कौन कौन सी रिएक्शन देखी है? एक रिएक्शन देखी है SO4 2- की। SO4 2- H2OH 2- बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और इस रिएक्शन का SOP होता है -1.96। ठीक है ना, SRP होता है +1.96, है ना।
दूसरी रिएक्शन है वाटर। वाटर क्या करेगा, वाटर O2 बनाएगा, 4H प्लस बनाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देगा इस तरह से। तो इसकी वैल्यू होती है -1.23 वोल्ट। इन दोनों में कौन हायर है जल्दी बताओ? अरे बोलो भाई, नीचे वाला ये है ना हायर, बोलो। ये वैल्यू हाई है तो सबको देख के लगेगा कि ये वाली रिएक्शन होनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? लेकिन इसमें एक रिएक्शन हम भूल रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन भूल जा रहे हैं, और वो रिएक्शन ये है कि मेरा कैथोड और एनोड भी अब कॉपर का है। किसका है जल्दी बताओ? कैथोड और एनोड भी किसका है? कॉपर का। ठीक है, और एनोड की रिएक्शन देख रहे हैं। एनोड में एक रिएक्शन हो सकती है, वो रिएक्शन है कि यहां से कॉपर का मेटल डिसॉल्व होकर कॉपर +2 बना दे। कॉपर का मेटल डिसॉल्व होकर क्या बना दे? कॉपर +2। और ऐसी रिएक्शन होगी तो कॉपर सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होगा कॉपर +2 एक्वस में और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, और इसका एसओपी इसका उल्टा होगा। यही बोलो ना, बताओ भाई, हाँ या ना? लिखना छोड़ो, ज्यादा हीरो ना बनो। बोर्ड पे देखो, समझ में कुछ आ नहीं रहा है, बोल तुम कुछ रहे नहीं हो, लिखने का क्या फायदा? बोर्ड पे देखो, अभी कोई लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो तुम लोग तो इस तरीके से लिख रहे हो जैसे मैं टाइम ही नहीं देता तुमको लिखने का। इधर देखो, ये है इसका एसआरपी। एसआरपी कितना है इसका? +0.34। तो इसका एसओपी कितना हो जाएगा? इसका एसओपी हो जाएगा -0.34 वोल्ट। समझ रहे हो? और अब तीनों में देखो, ये हाई नहीं रह गया है, अब ये जो है इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, हाईएस्ट एसओपी। और सिंस ये सबसे बड़ा एसओपी है, ये वाली रिएक्शन होगी, ये दोनों रिएक्शंस नहीं होंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो बेटा। मतलब कि यहां क्या हुआ है, यहां क्या हो रहा है, यहां पर एनोड पर कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। एनोड पर क्या हो रहा है जल्दी बताओ? कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। और कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में ये रिएक्शन होती। समझ में आया? तो सॉल्यूशन का कोई कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। ये बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है ना? तो कैथोड पर क्या हो रहा है? कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, एनोड पर कॉपर डिसॉल्व हो रहा है। एक्टिव इलेक्ट्रोड में ऐसा होता है। अब अगला सवाल ये उठेगा, ऐसे कौन कौन से एक्टिव इलेक्ट्रोड से जहां ये होगा, या ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं जहां पर ये होगा, जो जनरली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। कंडीशन क्या है? हमें उसी मेटल को डिसॉल्व करना है और उसी मेटल को क्या करना है? डिपॉजिट करना है। मतलब दोनों केस में वाटर की रिएक्शन से कौन जीत जाना चाहिए? मेटल जीत जाना चाहिए, दोनों ही केस में। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है ना, जो मैंने खुद ही सोची है। अब पता नहीं किसी और ने सोची हो तो मुझे आइडिया नहीं है। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। ऊपर वाले वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखो, जो ऊपर वाला वाटर है ना, ऊपर रिएक्शन ये दी है वाटर की, और इसका एसआरपी दिया है, इसका एसआरपी दिया 1.23 वोल्ट, और नीचे वाला जो वाटर है वो है 2H2O प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे निकल रहा है H2, और साथ में क्या बन रहा है? साथ में बन रहा है OH माइनस। ठीक है ना? ये रिएक्शन है, इसका है -0.83 वोल्ट। इसके बीच में जितनी भी मेटल्स हैं, यहां पर जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, मेटल शोज सेम रिएक्शन एज कॉपर। समझ में आ रहा है? जो कॉपर में किया है, इनके बीच में जो भी मेटल आएंगी, उन मेटल में यही करना है। कौन कौन सी मेटल आती हैं देख लो, अपनी लिस्ट देखो जरा, एनसीईआरटी देखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। लेड होता है यहाँ पे, लेड +2 वाली रिएक्शन है। Sn+2 होता है यहाँ पे, Fe+2 होता है यहाँ पे, Cr+3 होता है यहाँ पे, Zn+2 होता है यहाँ पे। और कोई एग्जाम्पल मेरे से छूट रहा हो तो बता दो, कोई मेटल। निकल वगैरह यहीं पे आती है, यहीं कहीं पे निकल +2 आता है। समझ में आ रहा है? और आपको डेटा जो है वो आपको मिल जाएगा डीएनएफ ब्लॉक में चेक करने के लिए।
तो डीएनएफ ब्लॉक में जितनी भी मेटल्स वहां पे दी हैं, कहां से कहां तक, टाइटेनियम, जहां तक मुझे याद है टाइटेनियम से लेकर जिंक तक, है ना। अच्छा, इसी बीच में एजी प्लस भी आ रहा होगा, सिल्वर भी आता है इसी बीच में, है ना। और क्या आता है, बी आर मेटल थोड़ी है ना। उसके लिए फिर भाई बी आर डेटा सोच के करना, मैं भी मेटल की बात कर रहा हूं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन मेटल के बनेंगे। आया समझ में, बोलो भाई आया ना। अब अगर इसके नीचे जो मेटल है, इसके नीचे कौन कौन सी मेटल मिलेंगी तुम्हें, एल्यूमिनियम मिलेगी, इसके अलावा मिलेगी अल्कलाइन अर्थ मेटल, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, ये मिलेंगी। और मिलेंगी तुम्हें अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, लिथियम। अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल और एल्यूमिनियम यहां होंगी। समझ में आ रहा है। इन केसेस में क्या होगा, ये मेटल, इन केसेस में क्या होगा, ये मेटल एनोड पर क्या होगा, एनोड पर मेटल डिसॉल्व होगी, एनोड पर मेटल डिसॉल्व होगी। लेकिन कैथोड पर, कैथोड पर कैथोड पर H2 गैस रिलीज होगी, मेटल डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है ना, मेटल डिपॉजिट नहीं होगा, ये तुमको सोचना है। समझ में आ रहा है, ये तुम्हारा काम है, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, लॉजिक समझा दिया है, सोचना तुम्हें पड़ेगा आगे। और इसके ऊपर जो मेटल होगी, जैसे इसके ऊपर है गोल्ड है, तो ऐसे केस में कैथोड है और एनोड है, तो कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगी, कैथोड पर मेटल डिपॉजिट होगी, है ना। और एनोड पर, जनरली एनोड पर O2 रिलीज हो जाएगा, मेटल डिसॉल्व नहीं होगी, मेटल डिसॉल्व नहीं होगी। डेटा, बाकी सब डेटा है। समझ में आ रहा है, बाकी सब डेटा मतलब कि एट द एंड अगर कुछ भी चेक करना है तो यू हैव टू चेक डेटा। समझे कि नहीं समझे। कुछ रटने के टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं कि भाई इस डेटा से इस डेटा के बीच में मेटल डिसॉल्व होगा, मेटल डिपॉजिट होगा। समझ में आ रहा है। इस डेटा के नीचे जो मेटल है ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अथर भैया बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बेरिलियम का मैंने डेटा नहीं चेक किया है इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा डाइसी है, और बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड भी काफी बनाता है, तो मैंने उसको यहाँ इंक्लूड नहीं कराया है, ठीक है ना। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स और एल्यूमिनियम ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, ये डिसॉल्व हो जाएंगी, लेकिन डिसॉल्व होकर ये एक्वस सॉल्यूशन में रहना ही प्रेफर करेंगी, डिपॉजिट नहीं होंगी। ज्यादा रिएक्टिव मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, इसीलिए वो आयन फॉर्म में रहना प्रेफर करेगी, डिपॉजिट नहीं होगी। ऊपर, इसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल्स आती हैं, बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स, ये डिपॉजिट हो जाएंगी, एक्वस सॉल्यूशन में रहना प्रेफर नहीं करेंगी, और अगर आप गोल्ड का इलेक्ट्रोड भी लगा लोगे तो डिपॉजिट डिसॉल्व होने के चांसेस कम है गोल्ड के। समझ में आ रहा है, उसकी जगह O2 गैस निकलेगी, गोल्ड के डिसॉल्व होने के चांसेस कम है, O2 गैस निकलेगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बताओ, अरे बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, ओके। फिर उसके लिए गोल्ड वगैरह के लिए हो सकता है कोई दूसरा सॉल्ट वगैरह लेकर या कोई कॉम्प्लेक्स लेकर रिएक्शन करवाते होंगे, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इतना ही हमारे सिलेबस का पार्ट। चलो, ये हो गया आपके एक्वस सॉल्यूशन वाला।
चलो जल्दी कर लो इसे, इसके बाद हम करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दो बहुत ही सिंपल लॉज हैं जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नीट बहुत प्रेफर करता है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ओके। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है क्योंकि दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बस। बेटा थोड़ी लाइट चालू करो, यहाँ के भी ऑन करना, ये वाले भी। जितनी सारी बटन ऑन कर दो, देख लेंगे जो होगा। ठीक, इनफ हुआ ये वाला हो गया कि नहीं बताओ। डन, इसको बनाकर लिख लो कि भाई किस रेंज में क्या होगा। क्या इससे पढ़ते रहोगे तो आपको अलग से कहीं, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा ये, है ना, बुक्स में नहीं मिलेगा, नोट्स में, इसीलिए ये। ठीक है, और इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है, खासकर जब नीट के एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। ठीक है,
हाँ भाई, हो गया अब, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा ही उम्मीदें थी मुझे इस टॉपिक से, लगता है। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक डालो बेटा, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको माइकल फेराडे के बारे में बताया था, है ना, जिसने लगभग 16,000 पेटेंट्स किए थे, है ना, मतलब 16,000 उसके रिसर्च पेपर्स हैं। किसके ऊपर? करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर उसने वर्क किया था। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। तो फेराडे ने ही एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है उसके ऊपर भी वर्क किया था, है ना। और स्पेसिफिकली वर्क किया था किसके ऊपर? स्पेसिफिकली वर्क किया था इस चीज के ऊपर कि कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शन करवाएं तो किसी इलेक्ट्रोड पर कितना मेटल डिपॉजिट होगा या कितनी गैस इवॉल्व होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये चीज एक्सपेरिमेंटल थी। आप कितना करंट भेज रहे हो वो आप मेजर कर सकते हो, सही बात है कि नहीं? कितना चार्ज पास हो रहा है वो आप मेजर कर सकते हो, आई इंटू टी। याद है कि अच्छा अभी तो तुमने फिजिक्स में इतना पढ़ा ही नहीं होगा, शायद पढ़ लिया 10th में, शायद नहीं तो 10th की फिजिक्स से तो, है ना, है ना। कितना चार्ज पास कर रहे हो आपको पता है, ठीक है ना। और कितना मेटल डिपॉजिट होगा वो तो आप निकाल कर प्रीवियस वेट और बाद वाला वेट निकाल सकते हो। तो इसके थ्रू उसने फॉर्मूले बनाए थे। समझ में आ रहा है? अच्छा, और जो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का भी जो क्रेडिट है वो माइकल फैराडे के ऊपर जाता है, ठीक है। क्योंकि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी रिलेटेड है किससे? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो भाई ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है। ये लॉ क्या बोलता है? इसे बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ बोलता है द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? मतलब कितनी केमिकल रिएक्शन होगी, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब मेटल डिपॉजिटेड, कितना मेटल डिपॉजिट होगा, बोर्ड पे देखो, कितना मेटल डिपॉजिट होगा या कितना गैस इवॉल्व होगा एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट मींस चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जो कि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो हम लोग एक रिएक्शन करवा रहे थे, याद करो कि भाई हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराया और हमने ले लिया प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए हम प्लैटिनम ले लेते हैं, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। यहां ले लेते हैं नेगेटिव, यहां ले लेते हैं पॉजिटिव, है ना। और कॉपर सल्फेट ले लिया। तो हमने ये तो सीख लिया है कि कैथोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा और एनोड से कौन सी गैस निकलेगी? एनोड से O2 गैस निकलती है इसमें। यही किया है कि नहीं किया, बताओ, ठीक है। तो लेट्स से मैं किसी एक से बता रहा हूं, अभी मैं कॉपर से बता रहा हूं कि कॉपर का कितना वेट डिपॉजिट होगा या किसी भी मेटल का अगर वो डिपॉजिट हो रही है तो कितना वेट डिपॉजिट होगा। उसके लिए एक सिंपल सा लॉ दिया जाता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। क्या है लॉ, जल्दी बताओ। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यही है लॉ बेटा। समझ में आ रहा है? और जब मैं यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पर एक कांस्टेंट लगता है जिसको कहा जाता है Z। कांस्टेंट क्या लगता है? Z। तो एक पहला फॉर्मूला बनता है W इज इक्वल टू Z इंटू Q। पहली इक्वेशन लिख देता हूं मैं इसको, जहां पर हमारा जो कांस्टेंट है Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है? अभी हम समझेंगे कि Z क्या होता है। अब धीरे धीरे इस फॉर्मूले को एडवांस करेंगे ताकि थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए। हमें Z पता ही नहीं क्या है अभी, सही बात है कि नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग पढ़ते हैं करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, यही होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो Q जो होता है Q हो जाएगा I इंटू टी। तो फॉर्मूला थोड़ा और एडवांस हो गया, Z इंटू I इंटू टी हो गया फॉर्मूला।
अब हम देखेंगे इसमें Z क्या होता है। जबरदस्ती मैंने प्लस दबा दिया इसमें। अरे भाई साहब तो गलत हो गया। ठीक है चलो ये हो गया रफली ब्लैक। क्या कर रहे थे हम, Z देखना है हमें। तो Z क्या होता है, Z को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसे बोलते हैं अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड या फिर गैस इवॉल्व्ड, ठीक है ना, ऑन पासिंग 1 कूलम चार्ज, ठीक है, इसे बोलते हैं Z। Z क्या होता है, 1 कूलम चार्ज करने पर, पास करने पर कितना डिपॉजिट हो रहा है, उसे कहते हैं Z। समझे कि नहीं समझे, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान से भी देखो Z तब निकलेगा जब मैं Q को क्या कर दूंगा 1, जब Q 1 कूलम रखूंगा तब जितना डिपॉजिट होगा वही है Z, और Z को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू Z को भी निकाल लेते हैं। मैं ले लेता हूं, मान लो एक मेटल की रिएक्शन हो रही है, M है, उसके ऊपर N प्लस का चार्ज है, उसने N इलेक्ट्रॉन गेन किए, समझ में आ रहा है, तो उससे बना M सॉलिड डिपॉजिट हुआ। ये था लेट्स से ये है एक्वस, ये एक जनरल रिएक्शन लिख ली मैंने भाई। कॉपर की रिएक्शन कैसी होती है, कॉपर +2 से कॉपर सॉलिड। मान लो कहीं पर कोई दूसरा मेटल डिपॉजिट हो रहा है, मान लो जिंक डिपॉजिट हो रहा है, तो Zn+2 से Zn सॉलिड, यही होगा कि नहीं होगा। सिल्वर डिपॉजिट हो रहा है Ag+ से Ag सॉलिड, समझे। तो और मैं इस M का मोलर मास ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं जल्दी बताओ, इसका मोलर मास, इसके 1 मोल का मास में ले लेता हूं M ही ले लेता हूं इसका, ठीक है ना। इसका मोलर मास है M ग्राम पर मोल, किसी को दिक्कत तो नहीं ना इसमें, मोलर मास को तो हम M ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, और मेटल को भी M ले लेते हैं। तो अगर मैं यहां पर N मोल इलेक्ट्रॉन पास करूंगा, कितना पास करूंगा जल्दी बताओ, N मोल इलेक्ट्रॉन, तो उसमें इसका 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, कितना डिपॉजिट हो रहा है जल्दी बताओ, इसमें इसका डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल M, 1 मोल M डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। और 1 मोल M का मास कितना है, अगर मैं N मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है ना, और N मोल को भी मैं बोल देता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, पढ़ाया था मैंने, कोई बताएगा, 1 फैराडे, 96500 कूलम, या जिसको बोला जाता है 1 फैराडे, यही होता है। तो हम N मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बेटा, N फैराडे, N मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, N फैराडे। तो अगर N फैराडे चार्ज है, N फैराडे चार्ज है, या N फैराडे, ठीक है, N फैराडे चार्ज है, तो कितना डिपॉजिट हो रहा है, M ग्राम ऑफ मेटल डिपॉजिट हो रहा है। 1 मोल मतलब कि M ग्राम। तो अगर N फैराडे चार्ज है तो इतना डिपॉजिट हो रहा है, तो अगर 1 कूलम चार्ज होगा तो कितना डिपॉजिट होगा, 1 कूलम चार्ज होगा तो डिपॉजिट होगा M/NF ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। बोलो हाँ या ना। तो इसी को 1 कूलम से जितना डिपॉजिट होता है, इसी को तो क्या बोलते हैं, इसी को Z बोलते हैं। अरे समझे कि नहीं समझे बताओ, बोलो भाई हाँ या ना। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं Z, ठीक है। और इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है, अगर यहां जगह बाकी है तो यहां Z की वैल्यू पुट कर देंगे, और बेटा Z की वैल्यू पुट करेंगे, Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू है M, यहां पर है M IT/NF, और M को हम पहले की जगह क्या लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं, तो ये हो जाता है ITM/NF, क्या हो जाएगा बोलो, ITM/NF। तो हमारे पास कितना वेट डिपॉजिट होगा, उसका फॉर्मूला है ITM/NF, जहां पर I जो है, I क्या है, करंट है, और करंट की जो यूनिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए एम्पेयर।
टाइम, टी जो है वो टाइम है और टाइम की यूनिट होनी चाहिए सेकेंड। एम जो है वो है मोलर मास ऑफ मेटल, मोलर मास, और इसकी यूनिट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए ग्राम पर मोल, ठीक है ना। एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं। और एफ तो फैराडे आप सभी को पता है, एफ की वैल्यू हम पुट करेंगे 96500 कूलम। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई हाँ या ना। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। एक चीज मुझे और याद आ रही है जो मैं करवाना चाहता हूं। हमने अभी रखा था 1 मोल, एन मोल इलेक्ट्रॉन पास किया था, तो उससे डिपॉजिट हुआ एम ग्राम मेटल। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पास करूं तो उससे डिपॉजिट होगा एम अपॉन एन ग्राम मेटल। कितना डिसॉल्व होगा, कितना डिपॉजिट होगा, एम अपॉन एन ग्राम, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, मैंने आपको इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो अगर एम है मोलर मास और एन क्या है, एन है आपका कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आप इसको एन को एन फैक्टर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एम को एन फैक्टर। और एम अपॉन एन फैक्टर होता है इक्विवेलेंट मास। क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। समझ में आ रहा है, मतलब कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर ई ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। ई ग्राम मतलब कि इक्विवेलेंट मास के बराबर मेटल डिपॉजिट होगा। या फिर आप बोल सकते हो इक्विवेलेंट मास, भाई इक्विवेलेंट मास के बराबर अगर मेटल डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब वो एक इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मास के बराबर अगर मेटल डिपॉजिट हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक इक्विवेलेंट है, तो एक इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा। तो ये एक एज अ फैक्ट है, ठीक है ना। इसको एज अ फैक्ट अपने दिमाग में रखना कि अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं तो उससे एक इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा, एक इक्विवेलेंट मेटल डिपॉजिट होगा, या फिर बोलेंगे एक इक्विवेलेंट गैस इवॉल्व होगी, गैस इवॉल्व होगी। अगर आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाना चाहो, कई बार सीधा एज अ फैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, समझ रहे हो। कई बार ये क्वेश्चन सीधे सीधे एक फैक्ट की तरह आ जाता है। समझ में आया या नहीं आया, बोलो। एन फैक्टर किसी क्लास में बताया था ना, मुझे याद है, एक क्लास में जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तब बताया था, ठीक है ना। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, वही एन फैक्टर होता है। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मोल, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही तो है। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड ही एन फैक्टर है रिडॉक्स रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको एन फैक्टर लिख दिया। आया समझ में, लिखो इसे, फिर क्वेश्चन करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि नहीं बताओ, आईटीएम अपॉन एनएफ, ठीक है। जब सबसे पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया था किसी एक प्रॉपर जेई की कोचिंग के लिए, और शायद मैंने तुम्हें बताया भी है, मैंने जब सबसे पहली बार मैंने इंटरव्यू दिया था रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस की ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें मैं यही पढ़ा कर आया था। फर्स्ट पहली बार मैंने यही पढ़ाया था रेजोनेंस की ट्रेनिंग के लिए। तो मतलब जब
प्लेसमेंट हो रहा था उस टाइम की स्टोरी बताई कि नहीं बताई मैंने तुम लोगों को? नहीं बताई। मैं एक्चुअली क्या है, मैं पढ़ा रहा हूँ सेकेंड ईयर से कॉलेज। उस टाइम पे आई वॉज 19 जब मैंने शुरू किया था पढ़ाना। लेकिन उस टाइम पे मैं पढ़ाता था केवल बोर्ड्स के बच्चों को, 11th और 12th बोर्ड्स। मुझे 9th 10th पढ़ाना शुरू से ही बोरिंग लगता था, तो मैंने 11th और 12th के बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाता था मैं। और एक कोचिंग भी ज्वाइन करके रखी हुई थी मैंने, जहाँ मैं जाकर पढ़ाया करता था। तो क्या है, मेरी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी, है ना। तो हुआ क्या था कि हमारे कॉलेज में चल रहा था प्लेसमेंट उस टाइम पे, ठीक है ना। 4th ईयर में प्लेसमेंट चलता है इंजीनियरिंग में, सभी को पता ही होगा। तो हो क्या रहता है, सबसे ज़्यादा कंपनियां आती है टेक की कंपनियां। और मेरे को टेक जो वर्ड है ना, उससे बहुत दिक्कत। टेक मतलब कि खासकर CS एंड वो कोडिंग वगैरह जो होता है, मुझे आज तक कभी कोडिंग समझ में आई नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज थी जो आ रही थी उस टाइम पे, और उन्होंने क्या किया, मेरा CG वगैरह ठीक था, 8 के आसपास ही था कॉलेज में, तो लगभग सारी कंपनीज में बैठता रहता था मैं। सिलेक्ट में किसी भी नहीं होता था, क्योंकि वो लास्ट में पूछते थे कोडिंग आती है आपको, और मैं यही बोलता था कि मैंने तो कभी नहीं सीखी। तो बाकी सब में भी यही होता था। लास्ट में क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड ने, और कुछ बता रहा हूँ, लिखना छोड़ दो, अजीब होशियार बने बैठे हो अभी तो। जब पढ़ाता हूँ तो पढ़ते नहीं हो, जब बता रहा हूँ तो अभी पढ़ने को बैठे हुए, वाह। तो मैंने क्या किया था, मैंने क्या कहते हैं, जब हमारे यहाँ कंपनीज आ रही थी तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई देख, तेरा जो CG है वो 7.99 है, ऐसा 7.99 या 7.98 था। सारी 8 वाली कंपनियों में बैठा लाऊं मैं तेरे को, जिनका वो रहता है ना, कट ऑफ रहता है कि 8 के नीचे वाले नहीं बैठेंगे, एक में भी तू सिलेक्ट नहीं हुआ। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि बात तो सही बोल रहा है, ठीक है, कि उसने मेरा जुगाड़ कराया था। अगर वो लीगली जाएंगे तो फिर मैं तो एलिजिबल हूँ ही नहीं किसी भी अच्छी कंपनी के लिए। तो फिर मैंने बोला भाई देख, एक बार बस किसी कोचिंग इंडस्ट्री की कंपनी को उठाकर ले आ, गारंटी है मैं सिलेक्ट होकर बताऊंगा। तो उसने बोला ठीक है। तो बोलता है देख, हो रही शायद नवंबर या अक्टूबर या एंड में, नवंबर एंड में आने वाली है। बोला ठीक है। तो फिर उस टाइम पे सबसे पहली जो कंपनी आई थी वो रेजोनेंस ही आई थी। तो उसका रिटर्न वगैरह हुआ, तो उसका रिटर्न काफ़ी ईजी था, और मैं पढ़ा रहा था तो हो गया मेरे से। और क्या कहते हैं, कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जो सारी कंपनीज के लिए डालते रहते हैं, तो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे। तो सभी लोगों को मैंने थोड़ा बहुत हेल्प किया, ज़्यादा कुछ नहीं। तो सब लोगों ने क्या किया था, सब लोगों ने मेरे से पूछा कि तू क्या पढ़ाने वाला है। तो मैंने बोला यार दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा है, 12th में पहला चैप्टर और सॉलिड स्टेट, शायद मैं वही जाके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो सारे लड़के जो थे वो सब सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। तो 10 लोग हम लोग सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, तो सबके सब सॉलिड स्टेट तैयार कर रहे थे। अब मुझे जस्ट इंटरव्यू के थोड़ी देर पहले मुझे जस्ट ये फील हुआ कि अगर सब सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तब तो कंपैरिजन हो जाएगा, और कंपैरिजन में कुछ भी हो सकता है कि कोई अच्छा पढ़ा दे, कोई खराब पढ़ा दे। तो मैंने क्या किया, मैं जस्ट एंटर हुआ, और एंटर करते करते मैंने टॉपिक चेंज कर दिया कि मैं कुछ और पढ़ाऊंगा। मैंने बोला कि जस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी उस टाइम। आप समझ रहे हो ना, 4 साल आप इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद एक चीज़ आप जो चाहते हो वो ये है कि इंजीनियरिंग के बाद आपको एक नौकरी तो मिल ही जाए, है ना। क्योंकि होता है कई लोगों के फाइनेंसेस बहुत अच्छे होते हैं, कई लोगों के खराब होते हैं। मेरे बहुत खराब चल रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो एक प्लेसमेंट तो हो ही जाए। तो मैंने जस्ट घुसते साथ ही अपना टॉपिक चेंज कर दिया, और मैंने इसको पढ़ाया था। फिर इसको पढ़ाने का फिर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुआ। बहुत सारे आंसर्स मेरे गलत भी रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है, उन्होंने मुझसे पूछा था सल्फोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड कौन ज़्यादा एसिडिक है, और मैं बेंजोइक एसिड बोल कर आया था, जबकि सल्फोनिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होता है। तो कई आंसर्स मेरे गलत भी थे, लेकिन मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा चला था, लगभग 1 घंटे मेरा इंटरव्यू चला था। क्योंकि वो जो टॉपिक बोल रहे थे, क्या तुम ये पढ़ा सकते हो, मैंने एक ही चीज़ बोली कि सर देखिए, एनसीईआरटी लेवल अगर है तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ। और मैंने हर चैप्टर का एनसीईआरटी लेवल उठा के लगभग 4-5 चैप्टर्स के एनसीईआरटी लेवल पढ़ाए थे। फिर क्या था उसके बाद, मतलब उस टाइम पे तो मुझे कॉन्फिडेंट था मैं उसके बाद कि हो जाएगा। क्योंकि मेरे 1-2 फ्रेंड भी मेरे बाद गए थे, जो उन्होंने बोला कि तेरे बारे में ही पूछ रहे थे सब लोग,
कि वो क्या ऑलरेडी पढ़ाता है, क्या उसका पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और मैं ऑब्वियसली 2 साल से पढ़ा रहा था। लेकिन फिर वो कंपनी गई, चली गई, फिर वो सब इंटरव्यू वगैरह लेके, और उन लोगों ने लगभग 1 से 1.5 महीने तक कोई रिजल्ट अनाउंस नहीं किया। अब दिमाग खराब होता है, ठीक है ना, क्योंकि नवंबर आ जाता, अब दिसंबर में कोई कंपनी नहीं आती लगभग, है ना, दिमाग खराब होता है। तो मुझे याद है शायद 23 दिसंबर अप्रॉक्स, देखना पड़ेगा बाकी मुझे डेट। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ घूम रहा था, हम लोग स्कूटी लेकर घूम रहे थे। तो हम लोग भोपाल से पास में एक NIT भोपाल से पास में ही, पास तो नहीं बोलेंगे, 60-70 किलोमीटर दूर सांची है, आपने सुना होगा शायद। सांची के बारे में सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। सांची, सांची स्तूपास के लिए फेमस है, वो अशोक के टाइम के स्तूप है वहाँ पे। तो मैं जा चुका था, मैं अपने फ्रेंड आया था, मैंने उसको बोला कि चल घूम कर आते हैं। तो उसने बोला कि हाँ यार घुमा दे मुझे। तो हम लोग घूम रहे थे, ठीक है। तो घूमते घूमते फिर हमने दिन भर घूमते रहे। अब मैं टेंशन में थोड़ा था, मेरे दिमाग में ये था कि यार अब तक आया नहीं, अब तक आया नहीं, काफी दिन हो गए हैं। फिर मैं लौट रहा था, और हम लोग लौट के जस्ट वहाँ पे एक मॉल है, DB सिटी मॉल। तो DB सिटी मॉल वगैरह में उसको बोला कि चल मॉल घूमते, अब हो गया। तो लौट कर आके मॉल के सामने बस खड़े थे, और तुरंत मेरे पास फोन आया था। मेरे ही जो TPO होता है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, उसका फोन आया, मेरे ही दोस्त था। तो उसका फोन आया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तेरा हो गया है। तो फिर सब, तो जानते हो खुशी तो अलग ही होती है। देखो पहली जॉब होती है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? और जिस फील्ड में तुम चाहते हो, क्योंकि लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं जब कॉलेज ज्वाइन किया था तो मेरी ब्रांच थी केमिकल, ठीक है। और उसमें जैसे ही हम लोग पहुंचे थे, तो हमें एक ही चीज बताया गया था कि देखो तुम्हारी ब्रांच में प्लेसमेंट नहीं होते। आप सोचो कि एक इंसान जिसने IIT और AIEEE, उस टाइम पे AIEEE होता था, उसकी तैयारी करके गया है, ये सोच के कि 4 साल बाद अच्छी जॉब लगेगी, और ये सुन के गया है कि प्लेसमेंट होते हैं। उसको पहुंचने के बाद बताया जा रहा है कि केमिकल में प्लेसमेंट नहीं होते। हालांकि अब ऐसा सीन नहीं रह गया, आजकल तो सारी ब्रांचेज ही अच्छी है ना। उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, कि इस कॉलेज में भी अभी केमिकल के इतने अच्छे प्लेसमेंट चल नहीं रहे हैं, या ओवरऑल। तो इंसान चला जाता है डिप्रेशन में, है ना। और मैं भी थोड़े टाइम पे था, और मैं फर्स्ट ईयर में, सोचो मैं फर्स्ट ईयर हूं और दूसरा दिन है मेरे कॉलेज का। मैं अभी बस कॉलेज की खूबसूरती देख ही रहा हूं कि यार क्या जबरदस्त कॉलेज है। देखो अब जुलाई के आसपास ज्वाइन करोगे, बारिश का मौसम, बहुत बारिश होती है हमारे यहाँ। और हमारा कॉलेज जो है, मतलब आज कुछ जगह पे कॉलेज बना और आधी जगह पे जंगल है, ठीक है ना। आधी जगह पे जंगल है, खुद का हमारा प्राइवेट जंगल है, ठीक है। कॉलेज का हमारा प्राइवेट जंगल है, 600 एकड़ में फैला है, तो उसमें हो सकता है कि 350 एकड़ में जंगल बना के रखा उन्होंने, ठीक है। तो मैं बढ़िया देख रहा हूँ, वाह क्या वेदर है, बारिश है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना। मैं इंजॉय कर रहा हूँ, रास्ते में चलते चलते मेरा दूसरा जो दोस्त है वो मेरे को ज्ञान दे रहा है। मेरा दिमाग खराब। मैं बस क्लास से लौट रहा था, मैं मतलब अपनी पहली या दूसरे दिन की जो क्लासेस थी उससे मैं लौट रहा था। लौटते लौटते मुझे ये ज्ञान दे रहा है। मैंने बोला यार देख, अब आया हूँ और बड़ी मेहनत करके NIT पहुंचा हूँ, प्लेसमेंट तो मैं यहाँ से लेकर जाऊंगा, ठीक है ना। और वही मुझे ज्ञान दे रहा है कि देख, फिर मैं उससे पूछ भी रहा हूँ। उससे बोला कि क्या प्लेसमेंट नहीं होते? तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर अपन लोग फिर कॉलेज में कर क्या रहे? ठीक है, ठीक है, 4 साल पढ़ाई करना है, सब है, अच्छा है। पर मैंने सुना था ना NIT में प्लेसमेंट हो जाते हैं, जॉब मिल जाती है। तो फिर उसी ने मेरे को ऑप्शन दिया कि भाई देख, होता क्या है कि अपन लोग ना दूसरी कंपनी में बैठ सकते हैं, मतलब जैसे तो भाई वो टेक कंपनी में बैठ सकते हैं, जिसे वो कोडिंग करनी पड़ती है। मैंने बोला देख भाई, कोडिंग तो नहीं कर पाऊंगा मैंने 11th और 12th में भी हमारे यहाँ CS था, मैंने लिया नहीं। होता है ना, स्कूल्स में भी तो होता है आजकल। तो हमारे टाइम पे था, मैंने नहीं लिया, मेरे को पसंद ही नहीं। मैं उल्टा बायो पढ़ रहा था उस टाइम पे, ठीक है ना। मेरा PCMB था, पता तुम्हें? ठीक है, कभी कभी देखना, कभी सोचना मत, लेकिन बहुत फर्जी होता है, ठीक है ना, बहुत पढ़ना पड़ जाता है भाई। तो उसके बाद क्या था, मैंने बोला कि CS तो मैं लूंगा नहीं, तो और क्या ऑप्शन है? तो उसने मेरे को आइडिया दिया था उस टाइम पे, उसने फर्स्ट ईयर में मेरे को आइडिया दिया, कॉलेज का दूसरा दिन, मुझे कुछ पता नहीं है, वो मेरे को आइडिया दे रहा है, देख भाई यहाँ पे ना कोचिंग की कंपनी भी आती है, अच्छा पैसा देती है। बोला है ठीक है, तो सही बोल रहा है। बोला कितना दे देती है? तो उससे कुछ बताया रेंज वेंज। बोला ठीक है रफी, अब आज से अभी अभी के टाइम पे तुमको लगता होगा कि वो मनी कुछ नहीं है, लेकिन जब उस टाइम पर कोई बोलता है कि अराउंड 4 लाख या 5 लाख आपको कॉलेज से निकलते साथ मिलेंगे, तो हम तो सीधे डिवाइड करने लग जाते हैं 12 से,
है ना। अगर 5 लाख डिवाइडेड बाय 12, हमने बोला कितना हो जाए, कितना हो रहा है? हाँ, गणित खराब है। मेरे को, मुझे अच्छे से याद है 40,000 मुझे मिलता था, दैट वाज अराउंड 4.8। तो 40,000 मुझे मिलता था और मुझे बहुत पैसा लगता था। समझ में आ रहा है? वो 40,000 मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या क्या कर डालू इससे। ठीक है ना, खत्म ही नहीं होते थे पैसे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और अपना सारा खर्चा उठा लिया, सब कर लिया, बाइक खरीद ली नई, दूसरी। ठीक है ना। उसके बाद सेविंग करने लगे, पैसे खत्म नहीं हो रहे मेरे। समझ ही में नहीं आ रहा क्या रहा हूं। और अब तो 2.5 लाख भी अगर आ जाते हैं ना महीने में, तो लगता है कि यार बच नहीं रहा है कुछ। ठीक है ना। तो ये उस टाइम पे था, समझ रहे हो? तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे सबसे पहले। लिख लिया इसको कि नहीं लिखा? लिखो लिखो। और अब सोचो, अब आईआईटीज अगर पहुंच जाते हैं तो अब लगभग 15 से 20 लाख तो एवरेज टाइप से चल रहा है आईआईटीज में अभी के टाइम पे। 15 से 20 मैं बता रहा हूं। और अराउंड, और मतलब एवरेज भी नहीं बोलेंगे, मीडियन हो जाता है कि ज्यादातर लोगों को 20-25 तक मिल जाता है। और अच्छा, क्या? हाँ, उस टाइम पे गंदा पढ़ाया था भाई, ये तो सीधी सी बात है। और 10 साल में कुछ तो फर्क आएगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा कि जब मैंने शुरू किया था तो मुझे जब मैं कॉलेज से जस्ट निकला था तो मुझसे शुरू में आयनिक का एक सवाल नहीं हिलता था। और आज तुम आयनिक का कोई भी सवाल रख दो मेरे सामने, ठीक है, सबसे ज्यादा डर मुझे आयनिक इक्विलिब्रियम से लगता था, सबसे ज्यादा डर। हो गया। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे अपने फर्स्ट ईयर में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई। मुझे ऑर्गेनिक नहीं आती थी फर्स्ट ईयर, मतलब भूल गए थे, सीधी सी बात है। उस लेवल का आईआईटी वगैरह की जब तैयारी करते थे तब आती थी, 3-4 सालों में भूल गए थे क्या मैकेनिज्म चल रहा है, क्या है। फिर दोबारा फिर एक बार पढ़ना पड़ा उसके बाद। कॉलेज, कॉलेज का ना पूछो। एग्जाम के एक दिन पहले अपने टॉपर दोस्त के नोट्स फोटोकॉपी कराने के जस्ट बाद, ठीक है ना। मुझे आज भी याद है, कई कई बार मैंने सुबह 9 बजे पेपर है और रात के 9 बजे में फोटोस्टेट की दुकान पर खड़ा हूँ। दुकान पे तो हमारे हॉस्टल पे ही होती थी एक्चुअली फोटोस्टेट की। उनको पता रहता था एग्जाम आने वाले हैं, तो वो एक फोटोकॉपी की मशीन लगा देते थे हॉस्टल। बाकी टाइम नहीं रहती थी, वो केवल और केवल फाइनल और मिड टर्म के टाइम पे वो मशीन ले आता था फोटोकॉपी। और भाई साहब क्या वो लेता था, वो तो अपना बना लिया था। जैसे कोई टॉपर आया, किसी ने टॉपर की लेकर आई पूरे नोट्स, तो उसके इतने पतले नोट्स होते हैं कॉलेज में, उसने 50-60 पेज कॉपी कर लिए, सेव कर लिए, और सामने प्राइस लिख दिया कि इसके नोट्स मिल रहे, इतने प्राइस में मिल रहे। वो अपना बिजनेस कर रहा है वहां पे। देखो कॉलेज में पढ़ाई, अगर आप जैसे कि जिस फील्ड में जाना चाहते हो, है ना, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो लेट से और आपको वर्क इलेक्ट्रिकल के फील्ड में ही करना है, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, फिर वो उसके लिए पढ़ते हैं, है ना। जनरली सेकेंड ईयर के एंड से थर्ड ईयर में आते साथ बच्चे क्या करते हैं, या तो गेट के लिए ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, मास्टर्स के लिए। गेट से फायदा क्या होता है, सब्जेक्ट का नॉलेज भी हो जाता है ठीक ठाक, ठीक है ना। गेट के लिए ज्वाइन कर लेते हैं कुछ बच्चे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए ज्वाइन कर लेते हैं। इंजीनियरिंग सर्विस होती है, वो कुछ ही ब्रांचेस होती है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और ऐसे ही है 3-4 कुछ ब्रांचेस हैं, उसमें ज्वाइन कर लेते हैं कुछ बच्चे के रहते हैं कि हमें एमबीए करना है, तो कुछ बच्चे थर्ड ईयर में आके एमबीए के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, टाइम वगैरह जो होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों का आईएएस का शौक रहता है, तो वो लोग लगभग सेकेंड ईयर से खुद से पढ़ने लग जाते हैं, थर्ड ईयर पे कोचिंग कर लेते हैं यूपीएससी के लिए, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जिनका शौक होता है कि नहीं हमें बाहर जाना है, कि हमें जाना है यूएस या वहाँ जाना है जर्मनी, वहाँ से जाके एमएस करना है, क्योंकि बीटेक के बाद फॉरेन में
रिसर्च के लिए अच्छी डिग्री जो होती है वो एमएस होती है। एमएस करना है कुछ लोग, कई लोग कनाडा से कर लेते हैं, कई लोग यूएस से कर लेते हैं। मेरे ही ब्रांच के लगभग 2 या 3 लोगों ने यूएस से किया है, 2 लोगों का मुझे याद है उन्होंने वहाँ से किया है, कनाडा से किया है, और बढ़िया अच्छे सेटल्ड है। तो कुछ लोग वो कर लेते हैं। तो ये अलग अलग चॉइसेस आती हैं आपके बीटेक के बाद, है ना। तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, इसीलिए इंजीनियरिंग एक तरीके से एक ओपन टाइप से सिनारियो है ना। हाँ, लेकिन इसके बाद भी तुम देखना हर एक लड़का 4th ईयर में, मतलब लगभग 90% ऐसे हैं जो कि अब अपीयर जरूर होते हैं, किसके लिए, ये प्लेसमेंट के लिए जरूर अपीयर होते हैं, चाहे वो गेट कर रहा हो चाहे वो कुछ कर रहा हो, क्योंकि सबको पता है ना कि एट द एंड अगर आपके पास एक जॉब है तो वो एक सिक्योरिटी देती है ना। प्लस आपकी कई स्किल्स आपके टेस्ट हो जाते हैं कि आप जीडी जो ग्रुप डिस्कशन है उसमें बेटर है कि नहीं, इसके अलावा इंटरव्यू आप क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सब आपकी दूसरी स्किल्स भी बेटर होती है ना। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सीधी सी बात है। आप जितने इंटरव्यूज तक पहुंचोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, ज्यादातर जो सीएस की कंपनीज आती हैं और ज्यादातर जो टेक की कंपनीज आती है, बिजनेस डेवलपर की कंपनी आती है, हम लोग के टाइम पर वो लोग मोस्टली जो टेस्ट लेती थी वो केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती थी, बस क्वांट का टेस्ट होता है। सब्जेक्ट का टेस्ट जो कोर कंपनी आती है वही लेती है। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो अब इलेक्ट्रिकल में एल्स्टॉम आ गई, एल्स्टॉम ट्रेन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है, तो वो कोर का टेस्ट लेगी, है ना। लेकिन कोर का टेस्ट उसमें नहीं होता है, रिटर्न मोस्टली क्वांट ही होता है। कोर का टेस्ट जनरली वो इंटरव्यू के टाइम पे ही जज कर लेता है, वो आपसे वर्किंग उठाएंगे और एक मशीन की वर्किंग पूछना चालू कर देंगे, ठीक है ना। कुछ छोटे मोटे लॉस के ऊपर डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो अगर आपको कोर कंपनी में जाना है तो कोर कंपनीज के लिए आपको फिर अपने सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कई एक कंपनीज, जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से इंटेल वगैरह ये सब कंपनीज आती हैं, है ना। तो आपको उस टाइम के लिए फिर कोर अच्छा करना पड़ेगा। जैसे मेरा फ्रेंड है तो वो हमारे यहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसको हम लोग मस्तू मस्तू बोलते थे, ठीक है ना, मस्त राम उसका नाम था, ठीक है ना। तो बहुत ही मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता है वो, ठीक है ना। और उसने इतनी पढ़ाई करी, मतलब मैं मानूंगा कि एक किसी ने अगर अपनी ब्रांच को लेके, हमारी किसी को अगर डेडिकेशन था पढ़ने का तो वो केवल वही था, ठीक है। तो और हमारे ब्रांच का टॉपर भी था, ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड रैंक पर रहता था हमेशा। फाइनल आते आते उसने फिर गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, मतलब फाइनली वो टॉपर बन गया 4th ईयर के आसपास। तो सिर्फ वही था जिसने कोर कंपनी में, मतलब हम लोग 8-10 लोग गए थे, तो टॉप के 10-10-11-12 लोग थे वो गए थे। उनको जनरली 1 या 2 लेना था, उन्होंने एक ही लिया था बस, और सिर्फ उसको लिया था क्योंकि उसको सच में काफ़ी नॉलेज था। और अभी है वहाँ पे वो, शायद अब तो सीनियर मैनेजर हो गया होगा, 10 साल से शायद वो एक ही कंपनी में। कई सारे उसने रिसर्च पेपर्स वगैरह भी पब्लिश किए हैं उस कंपनी में रहते हुए, है ना। अब तो वेल सेटल्ड है, बढ़िया है। तो वो उसका शुरुआत से एक ही चीज़ थी कि मुझे मतलब इस तरीके से किसी कोर कंपनी में जाना है, किसी अच्छी कंपनी में जाना है। तो अभी वो BORL में है, मेरी काफ़ी टाइम से बात नहीं, पूछूंगा कभी, दोबारा फ़ोन लगाऊंगा कि वही है या कहीं चला गया, ठीक है। तो BORL में है भाई, भोपाल के पास एक है रिफाइनरी, BORL भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड, उसमें वर्क करता है वो। हो गया ये। फर्स्ट ईयर में नहीं लगेगा, सेकेंड ईयर से लगेगा। फर्स्ट ईयर जनरली सेम रहता है, जो आप 11th-12th में पढ़ रहे हो उसी में कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जुड़ते जाते हैं, है ना। हमारे टाइम पे तो यही था, अभी भी कुछ खास नहीं बदला है, जहाँ तक मैंने जितने बच्चों से सुना, अपने बस स्टूडेंट्स ही सुनते, अब हम थोड़ी कॉलेज, तो कई बच्चे बताते हैं कि सर जो आप लोगों ने तो ज़्यादा ही पढ़ा दिया है, कई बार बोलते हैं कि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करा दी है, ज़्यादा वो। कॉलेज में नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत करवाए जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में,
फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सब पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, तीन सेमेस्टर तो मैथ चलती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चलता है 3 सेमेस्टर तक, है ना। थोड़ी मैथ्स थोड़ी अच्छी लेवल की होती है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मली रहता है, वो सिर्फ उसमें रहता है। फिर आपके सेकेंड ईयर से आपके अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आने लग जाते हैं जो ऑब्वियसली हमसे डिफरेंट है, लेकिन ये लॉज बदल थोड़ी जाएंगे, है ना। लॉज तो वही रहेंगे जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसी में हो सकता है कि कुछ नए लॉज इकट्ठे हो जाएं, है ना। बाकी कुछ खास नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने भी मतलब एग्जाम्स दिए हैं, पढ़े। इन इसके बाद लगभग सब आसान है। एक बार आपने आईआईटी क्रैक कर लिया तो ज़्यादातर चीज़ें फिर इजी हैं। आईआईटी एनआईटी पहुंच गए तो ज़्यादातर चीज़ें इजी। फिर आपको अगली टफ टफ जो फील होगा कि फिर अगर आप एमबीए का एग्ज़ाम देंगे तो वो फील होगा। फिर अगर आप यूपीएससी देंगे या अगर आप गेट देंगे तो आपको थोड़ा फील होगा, लेकिन गेट नॉर्मल होता है ना। आईआईटी से थोड़ा नॉर्मल है। गेट नॉलेज बेस्ड ज़्यादा है, और मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट बेस्ड, लॉजिकल बेस्ड, ठीक है ना, वो थोड़ा कम है। बच्चे गेट देते हैं, एनआईटीज के बच्चे बहुत गेट देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि गेट से जो टॉप रैंकर्स होते हैं वो सीधे चले जाते हैं पीएसयू में। मतलब पीएसयू उनको हायर कर लेता, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग वाली जो कंपनीज होती, गवर्नमेंट कंपनीज है, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, आई थिंक भारत पेट्रोलियम है अभी कि नहीं पता नहीं, है ना। फिर और भी कई सारी जो कंपनीज हैं, जैसे पावर ग्रिड हो गया, है ना, इंडियन रेलवेज हो गया। इन सब में इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इंजीनियर की पोस्ट के लिए। आई थिंक रेलवे शायद अलग से करवाता है, बाकी सब में यही होता है। पीएसयूज के लिए ज़्यादा चले जाते हैं लोग गेट गेट के थ्रू, और जो नीचे रैंक वाले होते हैं वो आईआईटीज में चले जाते हैं, ये एमटेक कर लेते हैं आईआईटी में जाते हैं, है ना। वो एक ऑप्शन होता है। हो गया ये? बताओ भाई, डन। चलो देखो, अब बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। इसमें एक भी क्वेश्चन बहुत बहुत टफ नहीं आता मेंस में, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन है अपने पास, कैलकुलेट मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड ऑन पासिंग 5 एम्पेयर करंट थ्रू कॉपर सल्फेट फॉर 1930 सेकेंड। होता क्या है कि इसमें कुछ मल्टीपल्स हमारे काम के, ठीक है ना। 965 के कई मल्टीपल्स हमारे काम आते हैं। जैसे 965 का डबल होता है 1930, इसका 3 टाइम्स होता है 2895। तो कभी देखना, अगर ऑड जैसा टाइम या ऑड जैसा करंट दिया है, इसका मतलब ये हो सकता है कि वो 965 का मल्टीपल हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। 5 टाइम्स है 4825, 6 टाइम्स है, इसका 6 टाइम्स है 5790, है ना। तो ये कुछ मल्टीपल्स है जो आपके काम आ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, कॉपर जो है, कॉपर का मोलर मास ले लेना 63.5 कॉपर का। तो कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बनाएगा, है ना। और इस हिसाब से W का फॉर्मूला हो जाएगा ITM/NF। ऐसा कर लो। करंट कितना दिया? 5। आई दिया है 1930 सेकेंड्स के लिए। M है अपने पास 63.5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, F है 965, 96500, ये हो जाएगा 100, ये चला जाएगा 2 टाइम्स सीधे सीधे, है ना। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से चलो इसको कर दो, ये हो जाएगा 20, 2 से कर दो 10, 2 से कर दो 31.75, ओके। और इसको कर दो तो 3.175 ग्राम। समझे कितना आ गया?
3.175 ग्राम। इतना आसान सवाल आता है इसमें, सोचो कुछ है क्या, ये कुछ दिमाग लगाना पड़ा क्या इसमें, बताओ। कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। चलो आगे के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करोगे फटाफट। हो गया क्यों भैया, लिख लिया। लिखना क्या है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, बस हो गया। आई थिंक कर लोगे। अगला क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड, मतलब आई पूछ रहा है, आई पूछ रहा है टू डिपॉजिट 2.16 ग्राम सिल्वर। सिल्वर का मोलर मास होता है 108, और कितने मिनट में, 6 मिनट में। 6 मिनट है तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 इंटू 60, 360 सेकेंड। पुट करो, आंसर बताओ तुरंत। नहीं आया आंसर अभी तक, बोलो भाई। W इज इक्वल टू आई टी एम अपॉन एन एफ। मास कितना डिपॉजिट हो रहा है, 2.16। करंट हमें निकालना है, आई कितना है, 360 सेकंड आया था। एम कितना है, 108। सिल्वर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होता है, सिल्वर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है भाई। इतना तो अपन को याद रखना पड़ेगा। 96500, 96500। ये 108 का वो दिया है, डबल दिया है एक तरीके से, तो डेसिमल अलग करके ये निकाल देना और 2 कर देना इसको, है ना। आई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 96500 अपॉन 360। यही होगा कि नहीं होगा बताओ। 2 से चला जाएगा 18 टाइम्स, ठीक है ना। क्या 100 भी था क्या अपॉन में, एक जीरो और चला गया, तो हमारे पास हो गया 965 अपॉन 180। कितना आ रहा है, 5.36 एम्पेयर। आसान है क्यों भाई, हाँ या ना, बन जाएगा ना खुद से। फॉर्मूला ही तो एक ही सिंगल फॉर्मूला पुट करना सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है ना। और मेंस में ऐसे ही सवाल आते हैं, अगर इससे आते हैं तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। हो गया, अगला सवाल कर लो। ये बढ़िया सवाल है, इसमें बोल रहा वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग 5 एम्पेयर करंट फॉर 38600 सेकेंड्स, है ना। और लिख देते हैं थ्रू थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, है ना। तो कॉपर सल्फेट में एक तरफ O2 निकल जाता है, पूछ ही O2 रहा है वो, है ना। ऑक्सीजन के लिए याद रखना, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है, और O पे जाएगा तो 0। तो इसके लिए N का वैल्यू जो है वो 2 होगा अगर तुम ऑक्सीजन ले रहे हो, O ले रहे हो तो।
अगर ये लोगे तो ऐसे केस में आपको मोलर मास लेना पड़ेगा 16 और n लेना पड़ेगा 2। और अगर आप O2 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, O2, क्या क्या लेकर सॉल्व कर रहे हो, O2, तो O2 ले रहे हो तो मोलर मास आपको लेना पड़ेगा 32 और n लेना पड़ेगा आपको 4। घूम फिर के ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास 8 आता है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये गलती बच्चे कर देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। करो आप सॉल्व, क्या कर रहे हो। कितना आ रहा है, 16 क्या, कौन 16, मैं 16 तुम 16, हाँ 16 ml, 16 लीटर, 16 ग्राम, 16 लीटर आ रहा है, ठीक है, हो सकता है भाई, मुझे नहीं पता। वेट तो निकाल लो, कम से कम मास तो निकाल लो, पहले तो मास निकालना पड़ेगा ना, बोलो, पहले मास निकालना पड़ेगा। तो करंट कितना दिया, 5 एम्पेयर, टाइम है 38600, एम है, अगर मैं 16 लेता हूं तो यहां लेना पड़ेगा 2, ये है 96, ये कौन सा वाला मल्टीपल है इसका बताओ, फोर्थ। 965 से 100 तो 965 से 40, एक जीरो से एक जीरो गया, ठीक है, 2 से कर दिया इसको, ये दो गया 2, 16 ग्राम, बहुत बढ़िया, कितना आया 16 ग्राम, कितना अच्छा आंसर आया देखो, ठीक है ना। तो कितना होगा इसका वॉल्यूम, हाँ हाँ बोलो बोलो, हाँ तो गलत आंसर है भाई, देखो ये 16 ग्राम O2 है ना। तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 निकालोगे तो 16 डिवाइडेड बाय 32 करोगे, समझ में आ रहा है, क्योंकि O2 मैंने क्या पूछा, O2 पूछा ना मैंने सवाल, ऑक्सीजन गैस बोला O2, मतलब ये हाफ मोल है, हाफ मोल है, और एसटीपी पर हाफ मोल है, तो एसटीपी पर एक मोल का होता है 22.4 ओल्ड एसटीपी के हिसाब से, न्यू एसटीपी के हिसाब से 22.7, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि क्या लेकर करना है, ठीक है ना, ओके। तो ये हो जाएगा 11.2 लीटर्स, आंसर है 11.2 लीटर्स, है ना। समझे कि नहीं समझे बताओ। तो ये गलती ऑक्सीजन में हमेशा ये बच्चे गलती करेंगे, भाई ऑक्सीजन है या कोई गैस है तो गलती करेंगे, जो मास आएगा जल्दीबाजी में क्या करेंगे, क्योंकि वो पता है ऐसे क्वेश्चन में देगा भी कि मोलर मास जो है, ऑक्सीजन का मोलर मास जो होता है वो 16 होता है, ऐसे देगा भी वो 16 EMU लिखेगा कि ओ, ऐसा ऐसे नहीं देगा, या फिर ऐसे देगा एग्जाम में, वो एग्जाम में वो लिखेगा एटॉमिक मासेस करके दे देगा और ओ का मास लिख देगा 16, जल्दीबाजी में हमें 16 ही याद आएगा, यही गलती होती है, और ऑप्शन भी देगा 22.4 पक्का लिखा होगा इस सवाल, ठीक है, आया समझ में, बन जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, खाली पेज है, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। चलो यहां तक हो गया, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।